अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। मैं और मेरा जीन। मेरा नाम सरफराज अहमद आब्दी है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहाइश पजीर हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और ये मेरी सच्ची कहानी है। आज से तकरीबन 30 साल या 35 साल पुरानी बात है कि हम लोग मॉडल कॉलोनी कराची में रहते थे। हमारे घर का नाम काशाना था। इस वक्त मॉडल कॉलोनी की आबादी ना होने के बराबर थी। हमारा घर बहुत बड़ा था और बहुत ही पुराना था। 1000 गज पर बना हुआ घर, जिसमें तकरीबन 500 गज पर घने दरख्त थे जो बरगद, नीम और इमली और मुख्तलिफ फलों के थे। एक गुट्ठल का दरख्त भी मौजूद था। एक बड़ी सी चारपाई पर झूला था जो कि बरगद के दरख्त में था। इस पर बारिश में हम सब बच्चे झूला झूलते थे, लेकिन मैं अक्सर दोपहर को, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का या बरसात, इस चारपाई पर स्कूल से आने के बाद ज़रूर सोता था। हालांकि वालिदा बहुत सख्त थी, मगर मुझे सुकून वही मिलता था। मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, मगर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। एक दोपहर को सख्त गर्मी थी और मैं स्कूल से आकर खाना खाकर सोने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर चला गया। अभी मैं आधी नींद और जागने की कैफियत में था कि मुझे लगा कि कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा है, तुम दरख्त पर आ जाओ, तुम्हें और सुकून मिलेगा। कई मर्तबा जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं फौरन उठकर दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान इस तरह सो गया जैसे कोई आरामदा बिस्तर लगा हो। अब मुझे दरख्त पर सोना अच्छा लगने लगा कि मैं जब भी स्कूल से आता भागकर सीधा दरख्त पर जाकर सोता। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सरहाने रो रहा है। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि शाम हो गई और मैं दरख्त से उतरकर ट्यूशन पढ़ने चला गया। वापसी पर बार बार कोई धीमी सी आवाज में, जो कि किसी औरत की आवाज थी, वो कह रही थी कि आज रात दरख्त पर जरूर आना। मैं रात को अपने बिस्तर पर सोया था कि तकरीबन रात 2 बजे के करीब वही आवाज़ फिर आई, आ जाओ जल्दी करो। मैं खामोशी से उठा और दरवाजे पर गया, मगर घर के बाहर जाने का दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और चाबी अम्मा के पास थी। मैंने जैसे ही ताले को हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया और मैं दरख्त पर जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर सो गया। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। सुबह जब मैं उठा तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन रात का वाकया मुझे अच्छी तरह याद था। 2-4 दिन यही सिलसिला चला। फिर मैं रात का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। मैं ये बताना भूल गया कि रात के वक्त जहाँ दरख्त था बहुत अंधेरा रहता था कि कुछ भी नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसे नजर आता जैसे मैं दिन को देखता हूँ। एक रात जब मैं दरख्त पर गया तो मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बालों में उंगली फेर रहा है। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। पढ़ाई से मेरा दिल अब बिल्कुल उचाट हो गया और मुझे हर वक्त दरख्त पर जाने की बेचैनी रहती। एक रात जब मैं दरख्त पर जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे बड़े भाई की आंख खुल गई। इन्होंने जब मुझे बाहर निकलते हुए देखा तो शोर मचाकर पूरा घर इकट्ठा कर लिया। तमाम घर वाले मेरे पीछे भागे, लेकिन मैं इतनी तेजी से दरख्त पर चढ़ गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दरख्त से मैंने देखा कि मेरे घर वाले नीचे बहुत परेशान खड़े हैं, मगर मैं इनको नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैं इन सब को बाआसानी देख रहा था। पूरी रात घर वाले परेशान रहे, मगर मैं आराम से दरख्त पर सोता रहा। दूसरे दिन मेरे घर वालों ने बहुत कुरेद कुरेद कर पूछा कि रात में कहाँ गया था।
मगर मैंने लाइल्मी का इजहार किया। अब अम्मा ने मेरी निगरानी पर मेरी बड़ी बहन को लगा दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो 12 बजे मेरी बहन बेखबर सो जाती। अब रोज बरोज मेरी सेहत गिरने लगी थी। मेरी वालिदा ने परेशान होकर मेरे वालिद को खत लिखा और इनको आने को कहा। इस जमाने में वो मशरकी पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम थे, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। तकरीबन 1 माह के बाद मेरे वालिद साहब आ गए और वो मुझे अपने साथ रखने लगे और अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाने लगे। एक दिन फजर की नमाज के दौरान मैं उठकर भाग गया और सीधे दरख्त पर चला गया और अपनी पसंदीदा जगह पर सो गया और 2 दिन तक मैं नीचे नहीं आया। मेरे वालिद साहब ने थाने में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। दरख्त पर मेरे कानों में वही सरगोशी हुई, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। 2 दिन के बाद मैं दोपहर को दरख्त से उतरकर घर आ गया। तमाम घर वाले परेशान थे और मुझसे सब लोग बारी बारी पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे। मैं खुद भी हैरान था कि इन लोगों को क्या हो गया है। मैं कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहा था, सिर्फ ये कहता कि मैं घर पर था। वालिद साहब को भी काम पर जाना था, इसलिए इन्होंने वालिदा से कहा कि इसको नवाब शाह निसार के पास भेज दो। निसार मेरे सबसे बड़े भाई, जो कि नवाब शाह में TNT में काम करते थे। मैं भाईजान के हमरा नवाब शाह चला गया, मगर मेरी रातें इसी तरह इसी दरख्त पर बसर होती थी और सुबह नवाब शाह में आंख खुलती थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और फिर एक दिन मेरे भाई मुझे कराची ले आए और वालिदा को तमाम हालात से आगाह किया कि मैं नौकरी करूं या इसको देखूं। ये रात को बिस्तर से गायब होता है और सुबह बिस्तर पर मौजूद होता है। मेरी वालिदा परेशान हो गई और इन्होंने किसी मौलवी साहब को बुलवा कर मुझे दिखाया और मेरी तमाम बातें इनको बताईं। मौलवी साहब ने वालिदा को बताया कि इस पर साया हो गया है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, वरना ये घर वालों को भी नुकसान दे सकता है। वालिदा बेचारी बहुत फिक्रमंद हो गई। एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बदन में आग लग गई हो। मैंने कुछ ही घंटों के बाद वो तावीज़ उठाकर फेंक दिया। दोबारा जब मुझे तावीज़ डालने की कोशिश की गई तो मैंने सारा घर सर पर उठा लिया और तमाम घर के बर्तन वगैरह उठा उठाकर जमीन पर मारने लगा। तमाम घर वाले मिलकर भी मुझे काबू नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि भागते भागते मैं दरख्त पर चढ़ गया और इन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। फिर मेरे कान में आवाज आई, अब तुम मेरी पनाह में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मैं सो गया और नींद की हालत में मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी जो कि मेरे सरहाने मेरा सर दबा रही थी। मैंने बेसाख्ता इसको अपनी बाहों में लिया और प्यार करने लगा। अब मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की थी। ना जाने कब मेरी आंख खुली, लेकिन जब मैं जागा तो अपनी चारपाई पर था और बिल्कुल अकेला था। ना जाने घर वाले कहाँ थे। मुझे अब खाने पीने का बिल्कुल होश नहीं था। घर वालों को इस तरह देखता जैसे ये लोग मेरे लिए अजनबी हों। फिर जबरदस्ती मेरे भाई मुझे नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले गए। बंद रोड पर इसका क्लिनिक था। कई माह तक मेरा इलाज होता रहा। इतने अरसे में मैंने मैट्रिक 3rd डिवीजन में पास कर लिया। इसके बाद हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और 1965 की जंग शुरू हो गई। रात होते ही पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता, जिससे मैं भरपूर फायदा उठाकर दरख्त पर जाकर सो जाता। जंग होते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ होगा कि जब मैं दरख्त पर था मुझे लगा कि किसी आदमी का साया मेरे घर की छत पर था। हालांकि चारों तरफ घुप अंधेरा था, मगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे मैं दिन की रोशनी में देख रहा हूँ। मैं फौरन दरख्त की शाख से, जो कि बिल्कुल छत से मिली हुई थी, छत पर कूद गया। वो आदमी मुझे देखकर घबरा गया, लेकिन मेरी आवाज इतनी जोरदार निकली कि पूरा घर उठ गया
और लालटेन लेकर सहन में आ गए। मैंने छत पर चिल्लाकर इस आदमी को कहा, तुम कौन हो? मुझे अपनी आवाज़ अजनबी लगी, क्योंकि आवाज़ में इतना रौब और दबदबा था कि मैं खुद हैरान था कि ये मेरी आवाज़ है। मेरी आवाज़ सुनकर तमाम मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए और वो रज़ाकार भी आ गए जो अपनी फ़ौज के लिए कंबल वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें जमा कर रहे थे। किसी ने कहा, ये आवाज़ तो छत से आ रही है। तमाम लोग भागे हुए हमारी छत पर चढ़ गए और इस आदमी को काबू कर लिया, जो कि अपना पैराशूट समेट रहा था। वो इंडिया का एक जासूस था जो कि पाकिस्तान में जासूसी करने आया था और गलती से हमारी छत पर उतर गया था। फिर मॉडल कॉलोनी की पुलिस इसको पकड़कर ले गई। जंग के खात्मे के बाद कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए, लेकिन मैंने घर वालों के इसरार के बावजूद एडमिशन नहीं लिया और इस तरह मैंने अपना साल बर्बाद कर लिया। बकौल घर वालों के मैं घर से महीनों गायब रहने लगा। मैं एक गांव चला गया जहां मैं असगरी के साथ रहने लगा। असगरी वो लड़की थी जो कि मुझे ख्वाब में नजर आती थी। अब हकीकत में वो मेरे साथ थी और मुझे बहुत हौसला देती रहती थी। कभी कभी मुझे घर वाले याद आते तो वो मुझे इस तरह से खुश करती थी कि मैं तमाम बातें भूल जाता। एक रोज मेरे मोहल्ले के किसी साहब को इस गांव जाने का इत्तफाक हुआ और इन्होंने मुझे वहां देखकर घर वालों को इत्तला कर दी। मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे वहां से दोबारा कराची ले आए। वक्त का पहिया चलता रहा और मैं अब 17 साल का बांका नौजवान था और बहुत इलाज और पीरों फकीरों की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। मैंने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया और रोज़ाना कॉलेज जाने लगा। मैंने अपने मजमून में जोग्राफिया का मजमून लिया और जोग्राफिया में मेरी एक क्लास फेलो लड़की जिसका नाम हमीदा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई, जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक रोज़ दोपहर को अचानक काले बादल आ गए और इस रोज़ दिन में भी रात हो गई। ये बात 1967 की है। इस दिन कराची में इतनी सख्त बारिश हुई कि ऐसा लगा कि अब इसके बाद कभी बारिश नहीं होगी। तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मैं और हमीदा कॉलेज से निकलकर गुरु मंदिर की तरफ जा रहे थे, मगर पानी की रफ्तार और ऊपर से बारिश का जोर इतना था कि वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए एक घने दरख्त के नीचे हम लोगों ने पनाह ली। अचानक मेरे कान में आवाज आई, क्या तुम मुझे भूल गए? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। मैं कैद में थी, अब आज़ाद हूँ। इतने में हमीदा ने कहा, सरफराज जल्दी घर चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। बारिश भी हल्की हो गई थी। किसी तरह गिरते पड़ते हम लोग स्टॉप पर आ गए। किसी न किसी तरह मुश्किलों से अपने अपने घर पहुंचे। बारिश ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन शुक्र है कराची की हालत मौजूदा नहीं थी, बल्कि नाले वगैरह साफ थे, तो पानी 2 दिन में बिल्कुल निकल गया। और लगता ही नहीं था कि 2 दिन पहले इतनी शदीद बारिश हुई है। एक रोज अचानक लालू खेत डाकखाना के पास मेरे ख्वाबों में रहने वाली असगरी से मुलाकात हो गई। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। मैं किसी नादीदा कुव्वत के साथ इसके साथ जा रहा था। मुझे मालूम हुआ कि मैं 10 दिन से घर से बाहर हूँ। अब तो मुझे भी परेशानी हो गई। रात को घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बड़े 2 भाइयों ने मुझे पकड़ा हुआ था, मगर मैं इनके बस में नहीं आ रहा था। भाई को किसी ने मशवरा दिया कि इसको जामिया मलीर के पास एक बुजुर्ग रहते हैं, इनको जाकर दिखाओ। मुख्तसर ये कि भाई मुझे वहां लेकर गए। बाद में मुझे पता चला कि कोई जिन मुझ पर काबिज हो गया है, लेकिन मैं बरगद का दरख्त छोड़कर अब नीम के दरख्त पर जाने लगा। मेरी निगरानी के लिए एक ताकतवर आदमी को बतौर नौकर मेरे लिए रख दिया गया। वो हर वक्त मेरी निगरानी करता था, लेकिन इसके बावजूद मैं नीम के दरख्त पर 2 दिन तक सोता रहता और किसी को खबर तक नहीं होती थी। इतने अरसे में मैंने इंटर कर लिया और पढ़ाई को अलविदा कह दिया। मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। मैं बड़े भाई और भाभी के साथ था। फिर भाई की शादी पिंडी में हो रही थी। मैं, भाभी और अपने भतीजों के साथ शादी में शिरकत के लिए जा रहा था।
पूरी रात मेरे कानों में आवाज आती रही कि जब जंगल में आकर गाड़ी रुके तो तुम गाड़ी से नीचे आ जाना। और फिर ऐसा ही हुआ, जैसा कि कोई जंगल था या वीराना था। गाड़ी अचानक आहिस्ता आहिस्ता होकर रुक गई। मैं घर वालों की नजर बचाकर फौरन गाड़ी से नीचे उतर गया। उतरने की देर थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगा मैं हवा में तैर रहा हूँ और खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मुझे पता नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया और ना मुझे घर वालों की फिक्र थी। लेकिन हुआ यूं कि मेरे वजूद के दो हिस्से हो गए। एक तो मैं इस बेयाबान जगह पर और दूसरा मैं गाड़ी में था। क्योंकि दोनों मंजर मुझे साफ नजर आ रहे थे। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने असगरी को देखा। इसने कहा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी मुतमईन होंगे। मैं इसकी बात का मतलब समझ गया। मेरी अजीब कैफियत थी, कभी मैं खुद को घर वालों के साथ देखता और कभी असगरी के साथ। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। जो कुछ असगरी चाहती थी वही हो रहा था। असगरी मुझे लेकर खानेवाल आ गई और एक बहुत बोसीदा से कमरे में हम दोनों रहने लगे। मगर एक अजीब बात यह थी कि दिन को मैं अपने घर वालों के साथ शादी की तैयारी में होता और रात को असगरी के साथ होता। शादी से एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो गए हो। तुम तो बहुत हंसी मजाक किया करते थे। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। शादी के खात्मे के बाद हम लोग वापस कराची आ गए। रात के वक्त मुझे असगरी ने कहा, अब तुमको अपने घर जाना पड़ेगा। मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब ट्रेन इसी जगह पर पहुंचकर रुक गई और मैं खामोशी से अपनी बहन के बराबर जाकर बैठ गया। जब हम लोग कराची पहुंच गए तो मैं तमाम बातें भूल गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरे बड़े भाई ने कहा, तुमने अपने 2 साल खराब कर लिए, अब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में एडमिशन ले लिया। जोग्राफिया में भी मेरा नाम आ गया, इसलिए उर्दू छोड़कर शोबा जोग्राफिया में आ गया। 3 साल लगाकर मैंने बीए ऑनर कर लिया। लेकिन जब मैं आखिरी साल में था तो हमारा शोबा एक तालीमी सर्वे पूरे पाकिस्तान का कर रहा था, जिसमें सवात, कलाम और पेशावर यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल थी। इस सिलसिले में हम लोग जब सवात पहुंचे तो हम लोगों का क़याम वाइट पैलेस में हुआ, जो कि चांदनी रात में इस तरह रोशन हो रहा था, देखने के काबिल था। हम लोग रात का खाना खाकर बाहर चांदनी रात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और हमारा पूरा ग्रुप बहुत खुश और मस्ती में था कि अचानक मैंने देखा कि एक फकीरनी रात के इस पहर हम लोगों से सवाल कर रही है। मगर सबसे अहम बात यह थी कि इसकी गोद में जो लड़का था वो मेरी शक्ल का था। और ये बात मैंने भी महसूस की, बल्कि मेरे तमाम दोस्तों ने इस बात को महसूस किया। दोस्तों ने मेरे साथ मजाक भी किया कि सवात, इससे पहले तुम कब आए थे, वगैरह वगैरह। चांदनी रात में औरत और इसका बच्चा साफ नजर आ रहे थे। हम लोगों ने इसकी मदद भी की, मगर मैंने खुद जानबूझकर इसके करीब ना गया। लेकिन फिर इसने आवाज दी, बाबूजी, आप कुछ नहीं देंगे अपने बच्चे को? सब लोग मुझे हैरत से देखने लगे। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं। अच्छा, नाराज क्यों होते हो, मेरे बच्चे को ही दे दो। मैंने जब इसकी तरफ 50 रुपए का नोट दिया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, शुक्रिया अदा किया और आइंदा जल्द मुलाकात होगी कहकर अचानक गायब हो गई। थोड़ी देर हंसी मजाक होता रहा, फिर हम लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मेरा रूममेट खालिद रात को 3 बजे घबरा कर उठा और मुझसे कहा, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है और कोई औरत धीमी आवाज में तुम्हारा नाम ले रही है। मैं नींद में था। मैंने उठकर दरवाजा खोला, मगर वहां कोई न था। मैंने खालिद को घूर कर देखा और दोबारा लेट गया कि अचानक हमारे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई, मगर हम दोनों ने इसको नजरअंदाज कर दिया और खिड़की को अच्छी तरह बंद कर दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली की चमक और बादल के शोर की वजह से तमाम लोग उठकर बैठ गए।
तमाम दोस्तों ने बारिश में नहाने का प्रोग्राम बनाया, मगर जैसे ही बाहर निकले तो इस कदर ठंड हो रही थी कि हम सब दोबारा बरामदे में जमा होकर बारिश का नज़ारा करने लगे। हालांकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी का शोर था। फिर हमारे उस्ताद ने हम लोगों को अपने कमरों में भेज दिया। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो बाहर एक शोर सा मचा हुआ था। जब हम लोग बाहर निकले तो देखा रात वाली औरत की लाश बारिश के पानी से भीगी हुई बाहर गार्डन में पड़ी थी और पुलिस लाश का मुआयना कर रही थी। फिर इस लाश को एम्बुलेंस के जरिए ले गए। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। हम लोग सवात से फारिग होकर इस्लामाबाद के लिए बजरिया बस रवाना हुए। एक जगह आकर बस रुकी। दोपहर के खाने के लिए मैं उतर कर वॉशरूम की तलाश में जा रहा था कि रास्ते में वही औरत अपने बच्चे समेत मेरे बिल्कुल बराबर में आकर खड़ी हो गई और फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। क्या बात है? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। आपने रात दरवाजा नहीं खोला था सवात में, फिर देखें मेरे साथ क्या हुआ। आपकी अमानत आपको देने के लिए आई हूँ और बच्चे को मेरी गोद में जबरदस्ती दे दिया और बच्चा भी मुझसे लिपट गया, लेकिन इसने मेरी गोद से बच्चा लिया और कहा, इस बेवफा आदमी के साथ तुझे नहीं रहने दूंगी, और फिर अचानक गायब हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं सब कुछ छोड़कर अपने साथियों के पास आ गया और काफी हद तक अपने ऊपर काबू पा लिया था। 2 दिन तक तो मैं बहुत परेशान रहा, फिर नॉर्मल हो गया और हम लोग चंद दिनों के बाद कराची वापस आ गए। फिर हमारा रिजल्ट भी आ गया और फिर वहां से ऑनर्स मुकम्मल करके मुख्तलिफ जॉब करता रहा और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। काफी हद तक मैंने तमाम बातें भूलने की कोशिश की। तकरीबन 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई और मुझे एटॉमिक एनर्जी के मिशन में नौकरी भी मिल गई। और फिर मेरी पहली बच्ची की पैदाइश पर मैं अस्पताल जा रहा था जहां मेरी बच्ची की पैदाइश हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो जो नर्स मेरी बच्ची को मेरे पास लेकर आई वो वही औरत थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसने कुछ न कहा, मुबारकबाद दी और 200 रुपये लेकर खामोशी से चली गई। मैं हैरान और परेशान इसको देख रहा था, इसलिए मैं घर आ गया और मेरी सास और साली अस्पताल में रह गए। जब मैं घर आया तो चूंकि घर में अकेला था, मेरा जी बहुत परेशान था, इसलिए मैंने अपनी जिगरी दोस्त रेहान मरहूम को बुलाया और रात अपने साथ गुजारने की दरख्वास्त की और इसको तमाम हालात बताए। और इसके मशवरे पर हम लोग दूसरे दिन आमिल सैयद दिलबर जैदी के पास गए, जो पापोश में रहते थे। वो एक जाली पीर था, मगर इसने एक बात सही की थी कि कोई गैबी ताकत जो आपके पीछे पड़ गई है, आप नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बाजमात नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वक्त गुजरता रहा, मेरी दूसरी बच्ची हुई। इस मर्तबा भी इसी नर्स ने मेरी बच्ची को मेरी गोद में दिया, लेकिन इस मर्तबा इसने एक बात कही, तुम अब लड़के को तरसोगे और अब तुम्हारे घर सिर्फ लड़कियां होंगी और ये आखिरी औलाद है। इसके बाद तुम्हारे घर कोई औलाद नहीं होगी। मेरे 3 बच्चे जाया हुए। आज मेरी बच्चियों की शादी हो गई है। ना मेरी औलाद नरीना हुई और ना कोई और औलाद हुई। सिर्फ 2 बच्चियां समरीन और अमारा ही रह गई। आज मैं 70 साल का हो गया हूँ। 2012 में सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिटायर्ड हो गया हूँ और नमाज की पाबंदी अभी तक कायम है, मगर इसके बाद अब तक कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। जी तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सिवाय अपनी ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। शुक्रिया।